यतीम बच्चों की तकदीर संवारते मुस्तफ़ा वो चाहते तो एक आरामदेह जिंदगी जी सकते थे। उनके पास कानून की डिग्री थी और फिर वो जमीन जायदाद के कारोबार से जुड़े हुए थे। आखिर नाइजीरिया के उस सूरत हाल में भी लोग बाग जी ही रहे थे, मगर जन्ना बकर मुस्तफ़ा को एक मंजर रह रहकर परेशान कर देता। सड़कों पर बिलखते सुबकते बच्चे। ये वे यतीम बच्चे थे जिनके अपने किन्हीं कुदरती वजहों से मौत के शिकार हो गए और इनका हाल पूछने वाला कोई न था। समाज उन्हें अजीब हिकारत भरी नजरों से देखता। बोनो सूबे की राजधानी मैदुगुरी में ऐसे बच्चों की तादाद ज्यादा थी। मुस्तफ़ा सामने पड़ने वाले अनाथों की कुछ न कुछ मदद करते, मगर ये कोई समाधान नहीं था। यतीम बच्चों को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता। वो कितना अच्छा था। मुस्तफ़ा एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर उनकी तालीम ऐसे स्कूल में हुई जिसके प्रमुख एक कैथोलिक पादरी थे। वहाँ इस्लाम और ईसाइयत दोनों धर्मों की पढ़ाई बग़ैर भेदभाव की होती थी। उच्च मानवीय मूल्यों के साथ बड़े हुए मुस्तफ़ा के जहन में इस्लाम की खूबी बचपन से ही नक्श हो गई कि किसी यतीम की मदद करने से बड़ा सवाब नहीं। मुस्तफ़ा ने मजहबी और आधुनिक दोनों तरह की पढ़ाई की और आगे चलकर वो शरीयत कानून के भी माहिर वकील बन गए। इसलिए जब उनकी माली हैसियत अपने तय कुछ करने लायक हुई तो उन्होंने साल 2007 में सबसे पहले मैदुगुरी के 36 यतीम बच्चों के लिए फ्यूचर प्राइस स्कूल की नींव रखी। इसमें उनकी पढ़ाई के साथ साथ भोजन, स्कूल ड्रेस और प्राथमिक उपचार का भी इंतजाम किया गया। उस वक्त तक मुस्तफ़ा को कोई इल्हाम न रहा होगा कि उनका ये स्कूल एक मिसाल बनने जा रहा है। दरअसल ये वो वक्त था जब आतंकवादी संगठन बोको हराम ने नाइजीरिया में तेजी से सर उठाया। बोनो सूबा उसकी बर्बरता का सेंटर बन गया। आए दिन अपहरण और कत्लेआम की घटनाएं पूरी दुनिया में चर्चा बटोरती गईं और अनगिनत बच्चे लावारिस बन गए। बच्चियों की हालत ज्यादा बुरी थी। बोको हराम की यौन जातियों से किसी तरह मिली मुक्ति के बाद सामाजिक हिकारत की एक नई सलीब उनके लिए टंग जाती थी। बोको हराम की हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बोनो में अराजकता का आलम था और अनाथ बच्चों की बढ़ती संख्या मुस्तफ़ा की नींद उड़ाने लगी थी। हर कुछ दिन पर यतीम बच्चों को बुरी तरह पिटते या दुत्कारे जाते देखकर उनका मन खराब हो जाता। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। मुस्तफ़ा जानते थे कि जब तक नफरत का जड़ से इलाज नहीं किया जाएगा, समाज में शांति और स्थिरता नहीं आएगी। साल 2009 में उन्होंने तय किया कि वो यतीम बच्चों में कोई बाड़ेबंदी नहीं करेंगे, भले ही वो बोको हराम के आतंकियों के बच्चे ही क्यों न हों। वो ऐसे बच्चों के वैधानिक हक की रक्षा के लिए अदालत में भी खड़े हो गए, लेकिन इस आतंकवादी संगठन के सताए लोगों को ये नागवार गुजरा। कईयों ने मुस्तफ़ा को बोको हराम का वकील तक कहना शुरू कर दिया, मगर मुस्तफ़ा अपने ईमान पर डटे थे। सोचिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी कि जिन दहशतगर्दों ने आधुनिक शिक्षा के खिलाफ हथियार उठा रखा हो, उनके ही बच्चों परिवारों में इसकी रोशनी पहुंचाने में मुस्तफ़ा ने कसम खा ली। और उनकी इस मंशा प्रतिबद्धता ने कैसा असर डाला, इसकी तस्दीक अगले सालों के अंदर हो गई। साल 2014 में बोको हराम ने चिबोक शहर के एक स्कूल में 270 लड़कियों को अगवा कर लिया। चारों तरफ कोहराम मच गया। दुनिया भर की सरकारों ने बोको हराम से इन बच्चों को हिफाजत के साथ छोड़ने की अपील की, लेकिन दहशत के कारोबारियों को सिर्फ अपनी सौदेबाजी और नफे नुकसान का ख्याल होता है। 2 साल बीत गए, दुनिया अन्य चिंताओं में डूब गई, लेकिन मुस्तफ़ा, बोको हराम और नाइजीरिया सरकार के बीच पुल बने। 103 बच्चों को छुड़ाने में उन्हें कामयाबी मिली। बोको हराम की गिरफ्त से छूटकर बाहर आई कई बच्चों के घर वालों ने इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब मुस्तफ़ा ने अपनी स्कूल के दरवाजे इन बच्चियों के लिए खोल दिए। जन्ना बकर मुस्तफ़ा की नेक नियति को दुनिया कब तक नहीं देखती। साल 2017 में यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें नॉनसेन शरणार्थी सम्मान से नवाजा। इसमें मिली तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम से उन्होंने स्कूल के लिए नदी किनारे 10 हेक्टेयर जमीन खरीदी। इसमें मछली पालने, धान और केले की खेती की गई। आज 1000 से ज्यादा बच्चे मुस्तफ़ा के फाउंडेशन के स्कूल से पास होकर कई इलाकों में अपना करियर बनाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं या कॉलेज पहुंच गए। सबसे बड़ी बात, इन अनाथ बच्चों में लड़कियां आधी से ज्यादा हैं। नफरत के कोहरे को चीर कर निकल रही इस रोशनी में नाइजीरिया अपने लिए कुछ बेहतर रच सकता है। हम कह सकते हैं कि बकर मुस्तफ़ा की कोशिशें ईमानदार हैं।